इंदौर क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्यापारियों और कारोबारियों को धमकी देने वाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग के तकनीकी मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्चुअल नंबर बनाकर उन्हीं नंबरों से धमकी भरे कॉल करता था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर गैंग से जुड़े अन्य राज भी खंगाल रही है। दरअसल इंदौर शहर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्यापारियों और व्यवसायियों को धमकियां देने के मामले में क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर गठित एसआईटी टीम ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपी राजपाल चंद्रावत से पूछताछ के आधार पर उज्जैन निवासी नाना उर्फ रोहित बर्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित बर्रा गैंग को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता था और वर्चुअल नंबर जनरेट कर उन्हीं नंबरों के जरिए कॉलिंग कर और धमकी देने जैसी गतिविधियों को अंजाम देता था। दरअसल आपको बता दें, आरोपी की तलाश साइबर तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र की मदद से की गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह गैंग की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था और सचिन उर्फ वेद प्रकाश शर्मा भी उसके साथ काम कर रहा था। पुलिस को आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। क्राइम ब्रांच अब आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। ये आपकी जानकारी में होगा कि 14 अप्रैल को एक यहाँ घटना हुई थी जिसमें कि दो अपने इंदौर के व्यवसायियों को धमकी मिली थी लॉरेंस गैंग के द्वारा, और धमकी में ये बताया गया था कि अगर आप उनको पैसे नहीं देते हैं तो वो उन्हें जान से ख़त्म कर देंगे। इस पर से हमारे क्राइम ब्रांच में अपराध कायम किया गया था। इस पर हमारी टीम ने गहन पूछताछ की और प्रारंभिक रूप से फरियादियों से बातचीत करने के उपरांत इसी बीच में कसरावत जेल में कुछ आरोपी पकड़े गए थे, जो उनके बारे में भी जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि उनके लिंक कुछ इंदौर में है। इस आधार पर हमने राजपाल का शुरू में रिमांड लिया था। रिमांड लेकर पूछताछ किया गया था तो राजपाल ने सचिन शर्मा का नाम बताया था, जिसकी भी गिरफ्तारी हम पहले कर चुके हैं। सचिन शर्मा को हमने अभी भी पुलिस रिमांड में लिया हुआ है। उसका पुलिस रिमांड कल खत्म हो रहा था तो 4 दिन का पुलिस रिमांड और लिया है। अभी उससे जब पूछताछ कर रहे थे तो उसने उसके जो भी मोबाइल नंबर है उन सबके गहन जांच की गई है, उनकी तकनीकी जांच की गई है। तकनीकी जांच के आधार पर जिस नंबर से फरियादियों को कॉल जा रहे थे वो नंबर उनके मोबाइल पर भी मिले हैं, और इसका सोर्स पता करने पर ये मालूम पड़ा कि ये नंबर किसी नानू उर्फ रोहित बर्रा, ये इसके द्वारा आदान प्रदान इनके द्वारा किया जाता था नंबरों का। और एक वी सिम करके एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये लोग नंबर जनरेट करते थे। और ये जो अभी आरोपी अरेस्ट हुआ है ये सट्टा वगैरह खिलाने का काम करता है। इसके पहले भी 2 क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं, एक बलवा का है, एक मारपीट का है, और वर्तमान में भी उसने खुद स्वीकार किया कि वो सट्टा खिलाता है। इस पर से जब पूछताछ गहन की गई तो सचिन शर्मा और ये रोहित बर्रा, ये दोनों ने मिल करके इस तरह के वर्चुअल नंबर जनरेट करते थे और उन नंबरों के आधार पर इन लोगों ने लॉरेंस गैंग के माध्यम से ये धमकी दिलवाने का काम कर रहे थे, ऐसी जानकारी मिली है। और इसमें तकनीकी रूप से इन दोनों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। अब इन मोबाइलों में बहुत सारे डेटा डिलीटेड भी हैं, जिसके बारे में हम इसको फोरेंसिक लैब भेज करके इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें कौन कौन से डेटा हैं जो डिलीट किए गए हैं। परंतु प्रथम दृष्टया ये बात स्पष्ट है कि जिन नंबरों से फरियादियों को फोन गया था वही नंबर इनके मोबाइलों पर भी आए हुए हैं, और इनका इस मोबाइल नंबर के सोर्स के बारे में और गहन जानकारी अभी प्राप्त करना शेष है। निश्चित रूप से इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिसके बारे में अभी हम लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। इंदौर में तो किन लोगों ने फरियादियों को जानकारी दी, इस संबंध में भी अभी जानकारी जुटाई जाना शेष है। इसकी भी कार्रवाई हम लगातार जारी रखेंगे। इसमें ये स्पष्ट है कि जो नंबर आते थे वो वर्चुअल नंबर आते थे, जिसमें अलग अलग कंट्री के कोड से वो कॉल जनरेट होते थे, जबकि वास्तव में वास्तविकता ये है कि ये कॉल यहीं के होते थे। ये जो रोहित बर्रा ये नागदा का निवासी है, सचिन शर्मा भी नागदा का निवासी है। यहाँ के होने के बावजूद भी इन्होंने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा था उसके माध्यम से जब ये कॉल करते थे तो ये वर्चुअल नंबर से कॉल आते थे, और ऐसा प्रतीत होता था कि ये नंबर जो है बाहर से किसी बाहरी कंट्री से इसमें कॉल आ रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और रहती थी। इन्हीं सब चीज़ों को में अहम एविडेंस हमको तकनीकी रूप से इन दोनों आरोपियों को मिले, जिसके कारण से इनकी गिरफ्तारी की गई। इसका और क्या रोल था?
इसका मुख्य रूप से यही रोल था कि ये सचिन शर्मा और रोहित ये आपस में एक तो काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे और इन्होंने इसमें ये बात स्वीकार करी है कि ये जो नंबर हैं इनके आपस में इस नंबर को जनरेट करने में इनका रोल था और ये वही नंबर हैं जिससे फरियादी को कॉल गया है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस होने की वजह से तकनीकी रूप से अकाट्य साक्ष्य इनके खिलाफ मिला है, जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी की गई है। अभी इसमें कुछ और लोगों के भी इन्वॉल्व होने की शंका है, जिसके बारे में हम इनसे पूछताछ करेंगे। पुलिस रिमांड अभी हमने सचिन शर्मा का ले लिया है और आज ही इसको रोहित वर्रा को भी आज कोर्ट में पेश किया जाकर के इनके भी रिमांड लिया जाकर के इससे आगे पूछताछ की जाएगी। आरोपी कब से ये वर्चुअल नंबर जनरेट कर रहा था और कितने नंबर जनरेट कर चुका होगा? इस संबंध में हम इनके, चूंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डेटा इन्होंने डिलीट कर दिए हैं, तो अभी हम इनके पूरे मोबाइल के फोरेंसिक जांच कराएंगे। जांच पे जो भी चीज़ें आएंगी वो स्पष्ट हो जाएंगी, उसके बाद ही इसमें बताया जाना संभव है कि कितने नंबर इन्होंने डिलीट कर दिए। नंबर जनरेट सिर्फ लॉरेंस गेम के लिए करता था या और भी किसी गेम के लिए? अभी फिलहाल तो हमने, जो कि हमारे पास जो केस था, हमने लॉरेंस गैंग का के बारे में था। हालांकि इसमें आरोपी का ये भी कहना है कि वो क्रिकेट के सट्टों में लोगों को फ़ोन करने के लिए भी इस तरह के नंबर यूज करते थे, इस तरह का उसका कहना है। लेकिन अभी इसमें और भी कहाँ कहाँ ये नंबर यूज होते थे, कि कई बार बहुत सारे साइबर फ्रॉड में भी इस तरह के नंबर यूज होते हैं। तो इस संबंध में गहन अभी विस्तृत जानकारी और पूछताछ की जा रही है। खरगोन जिले के कसरावत में शादी के घर में जहां शहनाइयां गूंजने वाली थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। कसरावत नगर में एक दुल्हन की हल्दी की रस्म के दौरान हुए जानलेवा रिएक्शन ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस गंभीर मामले के बाद जिला प्रशासन और खास सुरक्षा विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जानकारी के अनुसार कसरावत की रहने वाली राखी की शादी 26 अप्रैल को होनी तय थी। 22 अप्रैल को घर में हल्दी उपटन की रस्म चल रही थी। परिजनों के अनुसार हल्दी लगने के बाद राखी के शरीर पर लाल दाने उभरने लगे और उसे तेज जलन महसूस होने लगी। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक हल्दी के रिएक्शन से दुल्हन को हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। राखी को पहले इंदौर के MY अस्पताल और फिर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 दिनों तक चले इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने खरगोन और कसरावत की विभिन्न दुकानों पर हल्दी के सैंपल लिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी HL अवस्थिया ने बताया कि दुकानों से हल्दी के सैंपल जब्त किए गए। इन सैंपलों को विस्तृत जांच के लिए भोपाल स्थित लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विक्रेताओं पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुल्हन के साथ परिवार के 15 अन्य लोगों ने भी उसी हल्दी का उपयोग किया था, लेकिन रिएक्शन केवल दुल्हन के शरीर में ही हुआ। यह एक दुर्लभ और गंभीर मामला है। जो बच्ची को हल्दी लगाई थी, उसकी शादी थी, क्या कुछ मामला हुआ था जिसको लेकर आप? कहीं नहीं सर, उसके हल्दी लगी हुई थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका होठ। उसके बाद में लड़की से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर, सब घबरा गए। अरे बोले कहाँ ले जाओ, अब यहाँ ले जाते तो खरगोन रेफ़र करते, तो फिर इनको खरगोन जिला अस्पताल में लेके गए। हम लोग जिला अस्पताल में लेके गए, वहाँ थोड़ा एडमिट किए। उसके बाद में उन्होंने कह दिया, बोले यहाँ गले की जाँच वाच नहीं, मशीन नहीं है, तो रेफ़र कर देते इंदौर के लिए। तो फिर इंदौर के लिए रेफ़र करे, तो फिर हमने गाड़ी वाड़ी की बोली उनको, तो उनने कह दिया, बोले भैया गाड़ी नहीं है, आपको प्राइवेट करना पड़ेगी। तो फिर 4000 रुपये में हमने गाड़ी करी, सवेरे फिर इंदौर गए। इंदौर जाने के बाद में वहाँ भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद में फिर सोनोग्राफी करवाई उसकी, ने स्क्रा करवाया। उसके बाद में फिर उसको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद में ट्रीटमेंट वहाँ पे चालू किया। ट्रीटमेंट चालू करे तो फिर वो पूछ रहे थे, बोले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ भी। तो हमने ये बताया, मैंने कहा सर ये ऐसा दुल्हन है, हल्दी लगाए थे, अचानक से ऐसा हो गया। टेटवा अचानक से उसका गला घोटने लग गया और बोला भी नहीं जा रहा। सर हम तो घबरा रहे हैं सर, कल तो मंडप है, मैंने क्या परसों रोज बारात आने वाली है। तो इसके लिए फिर सवेरे से शाम तक हम लोगों ने वहाँ MY में उनको रखा। तो फिर हमने किया, मैंने कहा आप ठीक है, तो इसको थोड़ा बता देते अपन प्राइवेट को। तो लोग भी दूसरे सब आने जाने सरकारी में ले गए। इसके लिए हमने प्राइवेट भी जांच करवाई उनकी। प्राइवेट डॉक्टर में लेके गए तो उनने कह दिया, बोले भैया तुम नाथ लोगों को, गरीब लोगों को, तुम तो एक काम करो, यहाँ तुम्हारे को 3-4 लाख रुपए लग जाएंगे, तो एक काम करो तुम वापस उसको MY ले जाओ, तो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में तुम्हारा। तो जैसे हम वहाँ से निकले, पानी वानी पिए, उसके बाद में हम MY के लिए वापस रवाना हुए। तो बीच में ही बिटिया का एक्सपायर हो गया, तो मतलब बीच में ही शांत हो गए थे गाड़ी में। ये हल्दी जो
बिटिया को हाँ, पैसे हल्दी कहाँ से ली थी? हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाले आए थे तो उसके लिए ले ली थी, तो उसी से गड़बड़ हो गई सर। अब क्या करें, पर ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ में हुआ है। क्या आज नाम पहाड़ टूटा है हमारे पे। क्या नाम लिखते हो आप? हम गज्जूनाथ लिखते हैं, शफेरा भी हैं, कहाँ रहते हो आप? कसरावत वार्ड नंबर 5। हल्दी से एक दुल्हन की मौत का मामला आ रहा है खरगोन जिले के कसरावत की, क्या मामला है? वो जो हल्दी की बात जो कसरावत में हो, वो जो हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पे गई थी, उसी हल्दी को 15-20 लोगों ने भी लगाया था, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है। उसको तकलीफ उसको क्या कैसे तकलीफ हुई ये अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। और उसको जो तकलीफ होने के बाद उसको वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया था जिला चिकित्सालय में। जिला चिकित्सालय से उनको एमवाई रेफ़र कर दिया। क्या मौत हो गई सर? हाँ, उसके बाद में एमवाई के बाद फिर उनको संतुष्ट नहीं थे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद फिर प्राइवेट वालों ने भी उनको एमवाई का बोला था, पर फिर रास्ते में डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वो वापस अपने यहाँ पे ले आए। लेकिन हल्दी वैसे जांच की टीम बना दी है, जांच कर रही है। बाकी उसकी जो हल्दी का जो है मामला है, वो हल्दी को तो सभी उनके परिवार के सभी 15-20 लोगों ने भी लगाई थी, लेकिन उनको कोई सैंपल हाँ फूड वाले ने सैंपल लिए हैं और जांच के लिए भेज दिए हैं। अब क्या सर इसमें आगामी कार्रवाई सर? अब आगामी कार्रवाई जो भी हमारे विभाग द्वारा जो टीम बनाई वो जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर DS चौहान, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी। हल्दी से सर इसमें जो है दुल्हन को रिएक्शन हुआ था, उसकी मौत भी हो गई थी, उसके बाद में सैंपल भी लिए हैं सर। किस प्रकार की है सर इसमें घटना? को संज्ञान में आने के बाद इमीडिएटली हम लोगों ने कसरावत बेल्ट में कार्रवाई की है और जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। क्या घटनाक्रम क्या हुआ था? घटनाक्रम वो हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए गए। अच्छा, कहाँ की थी सर ये दुल्हन? ये कसरावत की बता रहे। अच्छा, तो कहाँ पर सर भर्ती किया था? ये भर्ती इंदौर एमवाई में किया था बता रहे हैं। अच्छा जी। तो सर ये क्या हल्दी की वजह से मौत हुई उसकी? अब ये तो हमने सैंपल कलेक्ट किया है, जांच रिपोर्ट के उपरांत ही स्पष्ट हम कह सकूँगा कि किस कारण से हुई है। जाँच कब तक आ जाएगी? जांच आ जाएगी, 14 डे में रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये सर मतलब आसपास के दुकानदारों के सैंपल भी? हाँ, जहाँ जहाँ भी सोर्सेस लिए हमने अलग अलग स्थानों से सैंपल कलेक्ट किए हैं। अच्छा, तो उसमें मतलब कितनी जगह सर सैंपल कलेक्शन हुआ? हमने वहाँ से चार जगह से सैंपल कलेक्ट किया है और हमने लोकल खरगोन में भी किया है, बड़वा में भी किया है, कसरावत में भी। उसको देखते हुए सभी जगह से अलग अलग सैंपल कलेक्ट किए हैं। तो ये क्या दुल्हन थी और हल्दी लगी थी सर घर पे? हाँ, घर पे दुल्हन को हल्दी लगाई थी ऐसा बता रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? HL आवास है, फूड सेफ्टी ऑफिसर। मनावर के पास बागसुल गांव में देर रात लूट की वारदात हुई। बदमाशों ने बिजली विभाग के ऑपरेटर के घर से नकदी जेवर और पशु चुरा लिए। दीपक इसके ने बताया कि बीती रात करीब 2 बजे से 6 से 7 बजे बदमाश उनके घर में घुस आए। उस समय घर में दीपक, उसकी मां कुसुमबाई और छोटा भाई विष्णु सो रहे थे। बदमाशों ने दीपक की मां पर बंदूक तान दी थी और उसने गहने पहने हुए गहने उतरवा दिए। इसमें चौप, नाक का कांटा और पायल शामिल है। उसके बाद अन्य बदमाशों ने अलमारी और बिस्तर पेटी में रखे 80,000 रुपए नकदी निकाल लिए। ये राशि एक दिन पहले किसान के फसल के चने बेचकर जो राशि आई थी वह राशि भी ले गए। घर से 2 बकरे, 1 बकरी और 1 बैल भी ले गए। उसके अलावा एक मोबाइल फोन भी चोरी हुआ था। परिजनों ने बताया कि उन्होंने बदमाशों को पशुओं के साथ जाते देखा, लेकिन वह भाग निकले थे। मौके पर पुलिस ने अज्ञात 6 से 7 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया। घटना के बाद फिंगरप्रिंट एक्सपोर्ट और डोंगी स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? सर बीती रात को हमारे यहाँ 1:35 से 40 मिनट पर कोई अनजान व्यक्ति सर 6-7 लोग अंदर आए और हमारे सीने पर सर बंदूक फेंक दी। उसके बाद मम्मी के जेवर निकाले, फिर अंदर से सारा सामान उथल करके कुछ पैसे वैसे थे वो सब निकाल लिए। फिर बाद में साइड वाला गेट खोल के बकरे भी लेके चले, बकरे, बैल और सारी चीज़ें। बकरे कितने लगे? 2 बकरे और 1 बकरी। और बैल? 1 बैल। और पैसे वगैरह? पैसे मैं चने बेच के आया था तो टोटल पैसे कुछ 80,000 के समथिंग।
बड़वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई पेट्रोल डीजल बचाने की अपील अब बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी रंग लाती दिख रही है। इसका ताजा उदाहरण बड़वानी जिले में देखने को मिला, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव इलेक्ट्रिक स्कूटी से जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को ईंधन संरक्षण का संदेश दिया। इलेक्ट्रिक स्कूटी से कार्यालय पहुंचे जिलाध्यक्ष जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाकर सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय परिसर में मौजूद कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए यादव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ईंधन बचाने की अपील का स्वागत करता हूं और इसका पूरी तरह पालन कर रहा हूं। आज से मैं रोज कार्यालय इसी इलेक्ट्रिक स्कूटी से आऊंगा। ईंधन की बचत के बताए 2 बड़े फायदे। अजय यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने से देश को 2 बड़े स्तर पर लाभ होगा। पहला, ईंधन के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचेगी जिससे देश की ऊर्जा निर्भरता कम होगी। दूसरा, वाहनों से निकलने वाले धुएं में कमी आने से पर्यावरण सुरक्षित और प्रदूषण घटेगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कार्यकर्ताओं पर दिखा असर। जिलाध्यक्ष को इलेक्ट्रिक स्कूटी पर देखकर कार्यालय में मौजूद कई कार्यकर्ता भी प्रेरित हुए। अजय यादव ने पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों, मोर्चा प्रभारी और पदाधिकारियों से भी आह्वान किया कि वे सप्ताह में कम से कम 1 दिन पेट्रोल डीजल वाले वाहनों का उपयोग न करें और जनता को भी इसके लिए जागरूक करें। केंद्र सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर। उल्लेखनीय कि केंद्र सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए फेम योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम और अन्य सार्वजनिक मंचों से भी ऊर्जा संरक्षण तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने पर विशेष जोर दिया। बड़वानी में भाजपा जिलाध्यक्ष की ये पहल स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजनीतिक से जुड़े लोगों द्वारा इस तरह के उदाहरण पेश करने से आम जनता में भी ऊर्जा संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। खर्चा कर रहे हैं उन खर्चों को ब्रेक करना है। जैसे कि पेट्रोल डीजल भी हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता है, विदेशों से बुलाना पड़ता है, अन्य देशों से। तो उसके लिए भी हम जितना इलेक्ट्रिक वाहनों का या कार पुलिंग करके हम आना जाना करेंगे तो हमारे देश के लिए भी ठीक है और हमारी इकोनॉमी के लिए भी ठीक है। इसी प्रकार आज हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे हमारी जो इलेक्ट्रिक बाइक है उससे आज यहाँ पर आना हुआ है। मैं सभी से अपील करूँगा कि या तो हम कार पुलिंग करें या हम सब लोगों के पास जिनके पास भी इलेक्ट्रिक वाहन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। आम आदमी अक्सर पुलिस और उसकी कार्यप्रणाली से नाराज नजर आता है, लेकिन इंदौर पुलिस में कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो अपनी संवेदनशीलता और मानवता से लोगों का दिल जीत लेते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया, जहां देपालपुर का एक दिव्यांग युवक अपने पिता समान एसपी से मिलने के लिए लगातार 3 दिनों तक 60 किलोमीटर दूर से बस में सफर कर इंदौर पहुंचता रहा। आखिरकार जब मुलाकात हुई तो एसपी ने उसे गले लगाकर अपनापन दिया और मानवता की मिसाल पेश की। देपालपुर निवासी दिव्यांग युवक जीवन मालवीय का कहना है कि वह पिछले करीब 10 सालों से एसीपी सुनील यादव को जानता हूं। दिव्यांग जीवन ने बताया कि जब उसे किसी मदद की ज़रूरत पड़ी तब कई नेताओं और लोगों ने मदद नहीं की, लेकिन सुनील यादव हमेशा उसके साथ खड़े रहे हैं। जीवन ने बताया कि एसीपी ने उसे परिवार के सदस्य की तरह सम्मान दिया और हर मुश्किल में सहयोग किया। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच में एसीपी सुनील यादव ने बताया कि पहली बार जीवन मालवीय से उनका परिचय उस समय हुआ जब अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी। एक दिव्यांग ट्राईसाइकिल के लिए युवक कई घंटों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इसके बाद उन्होंने थाने के स्टाफ के साथ मिलकर उसकी मदद की। हाल ही में जब जीवन उनसे मिलने इंदौर पहुंचा तो एसीपी ने उसे नए कपड़े, कैप और चश्मा भेंट किया, साथ ही नाश्ता और भोजन भी कराया। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस का एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने ला दिया। वहीं एसीपी सुनील यादव देपालपुर थाना प्रभारी हुआ करते थे। थाना प्रभारी रहते हुए सुनील यादव ने जीवन को ट्राईसाइकिल अपने खर्चों से दिलवाई थी। मेरा नाम जीवन मालवीय है और मेरे पिताजी क्राइम ब्रांच में है इस इंदौर में, जिनका नाम सुनील यादव है। उन्होंने 10 साल लगातार मेरी सेवा की है और करते चले आ रहे। मेरी कोई ने नहीं सुनी देपालपुर में, ताकि उनने पेपर के माध्यम से मेरी सेवा की है। मैं मेहताओं के पास भी गए, मेहताओं ने भी नहीं सुनी। उन्होंने पेपर पढ़ा तो बोले बेटा हम तेरे को गाड़ी दिलाएंगे। किस चीज़ की मदद नहीं करी और ये टीआई साहब ने आपकी क्या मदद करी थी? नेताओं ने क्या मदद नहीं करी जो इन्होंने करी? हाँ, उन्होंने साइकिल नहीं दिला पाया, कुछ मदद नहीं की। उन्होंने ऐसी मदद की जिससे मेरे को लगा होगा कि मैं
गोद बैठूँ तो इनके गोद बैठूँ। अच्छा, कब से जानते हो आप इनको? ये 10 साल से जानता हूँ। अच्छा। ये कहाँ भी इंदौर में रहते हैं तो मैं ढूंढ निकालता हूँ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। कितने दिन से भटक रहे थे आप? ये 3 दिन सलंग हो गए मेरे 3 दिन से कहाँ से आ रहे थे आप और को। कहाँ ये गए आप? देपालपुर से। कहाँ गए 3 दिन से आप? कब ये रिगल गया, फिर पलाशे गया, फिर 2 बार रिगल गया कि भैया सही पता दे दो, तो उन्हें फिर सही पता दिया कि सेंटर कोटवाली चले जाइए। अच्छा, तो आप मिले आप सर से? हाँ। कैसा लगा आपको? मेरे पिताजी से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ऐसी नौकरी करे जब बेटे को तकलीफ नहीं हो। क्या क्या सहायता करी है सर ने आपकी? मेरी सहायता सब करी, मेरे को आते ही मेरा नाश्ता पानी भी कराया कि मेरा बेटा क्या मालूम कब से भटक रहा है और कैसे आया है। गाड़ी में से उतर के दौड़ लगा के मेरे को देखा तो दौड़ लगा क्या मैं। आप देपालपुर कहाँ से, यहाँ पर कहाँ से? इंदौर में मैं बस में बैठा, फिर इंदौर आया, फिर ऑटो करा, फिर सेंटर कोटवाली आया। 3 दिन से ऐसे ही अप डाउन करना है? हाँ 3 दिन से ऐसे ही अप डाउन कर रहा हूँ। क्या देपालपुर आना है ना कर रहे हो आप? हाँ, दिल्ली इंदौर, दिल्ली देपालपुर। तो आपको कैसे पता चला इंदौर में इनकी पोस्टिंग है? ये इंदौर नहीं, तो वहाँ से मेरे अंकल जो है अनिल यादव, वहाँ से गांधीनगर से बताया कि तेरे पिताजी वहाँ आ गए। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, मैं कैसे भी चला जाऊँगा, भले आप लेके नहीं जाओगे, बाकी मैं चला जाऊँगा। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। क्यों जुड़े हो? क्यों सर से क्यों जुड़े हो? कैसे जुड़े हो? नहीं, क्यों जुड़े हो? क्यों? कैसे दोस्ती हुई थी अपने बताओ? उन्होंने एडीएम साहब ने मेरे को साइकिल दी थी, न्यूज़ वालों ने न्यूज़ बने, न्यूज़ सब दूर गई, फिर इन्होंने बोला कि जीवन कौन है जिसको बोला हम देंगे साइकिल, एडीएम क्या साइकिल देगा, हम साइकिल दे के एडीएम साहब को बताएंगे कि साइकिल ऐसी होती है। उन्होंने निजी 5,000 रुपये की गाड़ी लाए, निजी मेरे को गाड़ी दी, आरदा दी है, आरदा से भी मेरे को बनाना है। कहाँ रहते हो आप? ये देपालपुर। वहाँ से कैसे पहुँचे यहाँ पे? यहाँ वहाँ से बस में बैठा, बस स्टैंड से, फिर इंदौर आया, इंदौर से गया रिगल पे आईजी ऑफिस गया, आईजी रिगल वालों ने यहाँ का पता दिया, फिर यहाँ आए। कितने दिन लगे तुम्हें ढूंढने में? 3 दिन सलंग लगे। 7 बजे का उठता था कि आज मेरे पापा के पास जाना है, कैसे ढूंढना। तो आपके पिताजी तो हैं, फिर इनको पिताजी क्यों बोलते हो? नहीं, ये इन्होंने मेरे को जब तक बहुत अच्छा रखा। रहे थे ये देपालपुर टीआई थे। इन्होंने मेरी फुल सेवा की, मतलब गाड़ी भी सुधराना, सब कपड़े भी दिलवाना, और इन्होंने बहुत अच्छा रखा। मैंने एक जीवन मालवी हैं, देपालपुर के दिव्यांग व्यक्ति हैं ये। मैं देपालपुर टीआई था उस समय से, इससे मेरे परिचय है। हुआ ये था कि एक बार पेपर में एक न्यूज़ आई कि एक दिव्यांग व्यक्ति सीओ ऑफिस के सामने 8 घंटे से खड़ा है और परेशान है, इसकी कुछ सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम ऑफिस भी गया, चक्कर लगाता रहा ये, फिर हमने कांस्टेबल को भेज के बुलवाया इसको। तो इसने बताया सर मुझे एक ट्राईसाइकिल चाहिए और मैं उसके लिए चल नहीं पाता हूँ, मैं शासन से मदद चाहता हूँ ये। तो फिर हमने अपने स्तर पे सभी थाने वालों ने, सब स्टाफ ने मदद करके एक ट्राईसाइकिल इंदौर से बुलवा कर इसको दी। फिर ट्राईसाइकिल पे थाने का नाम लिख के और झंडा लगाकर भारत का घूमता था पूरे गांव में। और इसी तरह इसकी हर बार हम जो है सभी पूरा थाना स्टाफ, हमारी ग्राम पंचायत समिति की टीम, वहाँ पर हमने एक महिला बच्चियों की टीम बनाई थी, नारी सुरक्षा की, वो टीम, सब लोग उसकी मदद करते थे और थाने पर अक्सर आते जाते रहते थे ये। और जब जहाँ भी मुझसे अक्सर फ़ोन पे बात करते हैं, जैसे इनको मालूम पड़ा कि मैं इंदौर आया हूँ, तो पहले पलासिया गए एक दिन ये, फिर रिगल गए, उसके बाद फिर ये ढूंढते हाँ, और आज मेरे आने से पहले ये इस ऑफिस में आ गए थे। बड़ा स्नेह रखते हैं हमसे सर। ये आपको एक पिता तुल्य की तरह? हाँ जी, हाँ, जो ये बड़ा स्नेह रखता है, मैं बिल्कुल पिता तुल्य में स्नेह रखता है। 60 किलोमीटर दूर से आया है, लगातार 3 दिन से आ रहा है सर, ये आज ही नहीं आया, लगातार 3 दिन से आ रहा है। एक दिन रिगल गया, एक दिन पलासिया गया, फिर एक दिन यहाँ मिलने आया। कितने किलोमीटर दूर से आ रहा है? करीब 60 किलोमीटर दूर से आ रहा है, और बेचारा 8 बस से आता है, फिर ऑटो से
और अब बिल्कुल इसका प्रेम स्नेह तो बड़ा जीवट है। कितने दिन से आपको ढूंढ रहा था सर ये? करीब 3-4 दिन से लगातार ये जो देपालपुर से इंदौर आ रहा है। तो आपसे मिलने के लिए? जी हाँ, जी हाँ। इंदौर में चोरों के हौसले पस्त करने के लिए कनाडिया पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बिचौली मर्दाना इलाके में एक सोने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए घटनास्थल से लेकर आरोपी के ठिकाने तक करीब 100 से ज्यादा कैमरों की फुटेज जांची। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक और चोरी किया सामान बरामद किया है। देखिए ये रिपोर्ट। चोरी की ये वारदात 7 मई को बिचौली मर्दाना स्थित विद्यासागर स्कूल के सामने सर्वेंट क्वार्टर में हुई थी। फरियादी सीमा मीणा जब शाम को काम से लौटी तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था। घर से सोने चांदी के आभूषण, 12,000 नगद और एक गैस सिलेंडर गायब था। कनाडिया पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत एक विशेष टीम बनाई। पुलिस टीम ने जब इलाके के सीसीटीवी कैमरों की खाक छानी तो एक संदिग्ध बाइक दिखाई दी। कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने करीब 100 कैमरों को ट्रैक किया और अतः मूसाखेड़ी निवासी आरोपी जय उर्फ चंदन बंसीवाल तक जा पहुंची। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल होंडा शासन मोटरसाइकिल और चोरी गया कमर्शियल सिलेंडर जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब फरार आरोपी संजू की तलाश में जुटी है। पुलिस थाना कनाडिया के अंतर्गत एक चोरी की घटना हुई थी और ये चोरी की घटना विद्यासागर स्कूल के पास में एक क्वार्टर था, उसमें हुई थी जब परिवार जन कहीं बाहर गए हुए थे और उस समय मकान सूना था। उस सूने मकान में अज्ञात चोरों के द्वारा उसमें दरवाज़ा तोड़ करके उनका जो कुछ घरेलू सामान, इवन जो एलपीजी का गैस सिलेंडर और कुछ जेवरात भी चोरी कर लिए गए थे, उसमें नकदी भी थी। पुलिस ने इस मामले में एक अपराध पंजीबद्ध किया था और अज्ञात जो आरोपियों की तलाश पतासाजी सीसीटीवी के माध्यम से की गई। काफ़ी मतलब लगभग सैकड़ों सीसीटीवी खंगालने के बाद उसमें जो आरोपी, इसका एक सनन नाम का है, उसको पकड़ा गया है। ये मूसाखेड़ी का रहने वाला है। उसने अपनी घटना कबूल की है और फिलहाल इसने पुलिस ने जो इसके चोरी गया बंदूका बरामद किया और इसका एक साथी जो है वो अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। भारतीय रेलवे की लग्जरी ट्रेन भारत गौरव डीलक्स ट्रेन अब यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा सुलभ तरीके से कराएगी। वहीं IRCTC के द्वारा 12 जून 2026 से दक्षिण दर्शन यात्रा शुरू की जा रही है, जिसमें श्रद्धालु कई प्रसिद्ध मंदिरों और धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। इसे भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। IRCTC की ओर से चलाई जा रही भारत गौरव डीलक्स ट्रेन 12 जून से रवाना होगी। ये ट्रेन इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रानी कमलापति, इटारसी, नागपुर और चंद्रपुर सहित कई स्टेशनों से यात्रियों को लेकर दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचेगी। दरअसल हम आपको बता दें कि वहीं यात्रा के दौरान श्रद्धालु रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति बालाजी जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के भी दर्शन कर सकेंगे। ट्रेन में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी, जिसमें एसी कोच, भोजन, सुरक्षा और गाइड की व्यवस्था शामिल होगी। वहीं IRCTC के अनुसार यात्रा पैकेज में रेल यात्रा, होटल में ठहराव, भोजन और बस सुविधा भी शामिल रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में CCTV कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था की गई है। वहीं IRCTC द्वारा भारत गौरव डीलक्स ट्रेन के माध्यम से दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जा रही है। यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। इच्छुक यात्री IRCTC की वेबसाइट या अधिकृत कार्यालय से बुकिंग कर सकते हैं। मेरा नाम राहुल वलकर है। मैं एग्जीक्यूटिव टूरिज्म हूँ IRCTC एरिया ऑफिस इंदौर से। जैसा कि आज हमने जो है ये 12 जून की जो ट्रेन है, जो कि नेपाल दर्शन के नाम से जाएगी, पशुपतिनाथ नेपाल दर्शन के माध्यम से, जो कि प्रीमियम ट्रेन रहेगी। इसमें 3 सेग्रीगेशन रखे हैं हमने, फर्स्ट AC, सेकेंड AC और थर्ड AC। फर्स्ट AC का जो प्राइस अप्रॉक्स रहेगा 90,400 रहेगा, सेकेंड AC का तकरीबन 76,550 और थर्ड AC का 62,710 रहेगा। इस यात्रा में चितवन, पोखरा, काठमांडू और मनोकामना टेम्पल सम्मिलित रहेगा, जिसके अंदर जो अप एंड डाउन रोपवे के जो चार्जेस हैं वो इसमें सम्मिलित रहेंगे। साथ ही में इसमें पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन, चितवन में जो जीप सफारी रहेगी वो भी इसमें सम्मिलित रहेगी। पूर्ण जो पैकेज है वो 9 रात्रि 10 दिवस का रहेगा। सर, इसमें पब्लिक से आप किस प्रकार की
पब्लिक से यही अपील रहेगी कि तकरीबन इसमें नियर अबाउट 150 सीटें हैं। 150 सीटों में से 60 सीटें हमारी फुल हो चुकी हैं। सिग्निफिकेंस इसका इसलिए भी है क्योंकि इसमें नियर अबाउट मनोकामना मंदिर जो है काफ़ी दुर्गम क्षेत्र माना जाता है। नेपाल अपने आप में दुर्गम क्षेत्र है। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन लाइफ टाइम में एक बार होते हैं और आप इसका लाभ ज़रूर लीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी बुकिंग्स प्रारंभ हो चुकी हैं, जो कि इंदौर रेलवे स्टेशन, जबलपुर रेलवे स्टेशन और रीजनल ऑफिस भोपाल से भी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। बुकिंग के कौन से दिन तय बुकिंग ऑनलाइन 24 घंटे आप कर सकते हैं www.irctctourism.com के माध्यम से। और इंदौर रेलवे स्टेशन पे IRCTC का ऑफिस है, जो कि आप सोमवार से शनिवार 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी आप आने का। मेरा नाम राहुल होलकर है, मैं एग्जीक्यूटिव टूरिज्म हूँ, एरिया ऑफिस इंदौर से। अलीराजपुर मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डीजल बचत एवं संसाधनों के सीमित उपयोग के आह्वान को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध कराए गए फॉलो वाहन को वापस करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर को पत्र जारी कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान को सुरक्षा की दृष्टि से एक फॉलो वाहन उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त जिले में भ्रमण के दौरान संबंधित थाने का वाहन भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ईरान अमेरिका युद्ध के चलते डीजल पेट्रोल की बचत के संबंध में किए गए आह्वान को मूर्त रूप देते हुए कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने ईंधन की बचत और अनावश्यक संसाधन उपयोग को कम करने की मंशा से निर्णय लेते हुए 14 मई 2026 से जिले के भीतर स्थानीय कार्यक्रमों में फॉलो वाहन का उपयोग बंद करने और उपलब्ध वाहन को वापस लौटाने का निर्णय लिया है। देवास के बी रोड स्थित टोंका कला में संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाका इतना भयानक था कि आसपास के मकानों की दीवारों तक हिल गई। फैक्ट्री में काम कर रहे कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों की मौत की भी सूचना सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि मृतकों का आंकड़ा 15 तक पहुंच सकता है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट के बाद सड़क पर मांस के चीथड़े और शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में चीख पुकार, भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री में खुलेआम बारूद रखकर पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था और सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हादसे के बाद गांव-गांव में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने फैक्ट्री मालिक अनिल मालवी पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि फैक्ट्री को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। ग्रामीणों के बीच यह चर्चा भी तेज है कि फैक्ट्री का संबंध सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी या उनके करीबी लोगों से बताया जा रहा है। मौके पर सुबह भारी मात्रा में खुले में बारूद पड़े होने की बात भी सामने आई है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। अभी फिलहाल हम लोग ने तुरंत तात्कालिक रूप से चौथराम इंदौर में रेफर कर दिया गया है। हम लोग स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। आग पूरी तरह से बुझ चुका है, कंट्रोल हो चुका है। आग आगे हम लोग ने जो है बाकी जो यहाँ पे बारूद है उसको जो है हम लोग डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। बाकी भी ऐसी कोई यहाँ पर कोई आग की स्थिति नहीं है और सिचुएशन साइड पे कंट्रोल पे है। सर कितनी कैजुअलिटी हुई है लगभग? अभी फिलहाल जानकारी प्रारंभिक रूप से 2 की डेथ्स हैं और बाकी 15 लोग जो है घायल हैं। हम लोग अभी उस पर नज़र बनाए हुए हैं। कितने लोग सर अंदर थे? अंदर लोग बता रहे हैं 17 से 18 लोग थे। ठीक।
सर बताएं किस तरह से फैक्ट्री थी, क्या पूरा मामला था, पूरा विस्तार से बताएं सर। जी बिल्कुल, यहाँ पे पटाखा फैक्ट्री थी और यहाँ पे काम चल रहा था। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक आग लग गई है और जिसको हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और यहाँ पर 2 डेथ्स अभी हमारे इसमें कंफर्म्ड हुई है हॉस्पिटल में। उसके अलावा जो है 9 लोगों को हम लोगों ने इंदौर रेफ़र किया है अभी, जो कि इसमें बर्न यूनिट में रेफर्ड है और बाकी सिचुएशन कंट्रोल में। सर किस चीज़ की फैक्ट्री थी, कब से इसको लाइसेंस दिया था, पूरा विस्तार? अभी ये 15 दिन से ही इसमें कार्य प्रारंभ हुआ है। इसमें प्रारंभिक रूप से हमने जो देखा है यहाँ पे इसकी लाइसेंस जारी की हुई है और हम लोग और इसमें डीप में जा रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का क्या चल रहा है और हम जो जैसा भी रहेगी जांच का विषय है। सर अभी क्या मिला है, आपने देखा कि आपको किस चीज़ के रेफर मिले यहाँ पर? यहाँ पे छोटे छोटे पटाखे बन रहे हैं और रैपर छोटे पटाखों का बना हुआ है और यहाँ पर एक यूनिट था जिसमें आग लग गई। सर किसकी फैक्ट्री थी सर? अभी प्रारंभिक रूप से जो जानकारी आई वो अनिल मालवीय करके कोई व्यक्ति है, उनका है। कहाँ पर हो, कौन सी फैक्ट्री? कंपनी के काय की, फटाखा की है? हाँ, क्या होगा यहाँ पे अभी? ब्लास्ट हो रहा है। क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ है। कैसा ब्लास्ट हुआ? ये कान कैसे होगा? क्या हुई, कितनों की मौत हुई? हो गया 1500 की मौत हो, 15 किलो। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे थे यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम 100 आदमी काम करे। सर बता सर किस तरह की आग थी, क्या था, पूरा बता विस्तार सर, थोड़ा सा बता दो आप क्या था सर। चार शब्द बोल दीजिए, क्या था सर, क्या मामला था, कितने लोग घायल, इतना बता दीजिए, बता दो छोड़ दीजिए सर। सर आप बता दीजिए सर, कितने लोग घायल होंगे लगभग? सर मौतें कितने की हुई सर, क्या है अभी आप इसको देख सर, बता दीजिए कितनी मौतें हैं सर? इसको अभी कराना पड़ेगा वेरीफाई। सर एक अंदाज तो है, अंदाज आप आगे थे मौके पे? नहीं है, मेरे आने से पहले निकल चुके थे कुछ लोग। सर कितनी डेड बॉडी निकाली, कितने लोग हटाए, आपने क्या कराया? अभी इसमें कर रहे हैं काम, कर रहे हैं। घायल व्यक्तियों को रेफर किया है अस्पताल में, उनको काम कराने की। फैक्ट्री की इसकी जांच होगी, उसके बाद मालूम पड़ेगा किस चीज़ की फैक्ट्री घायल, ये सब अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर में। अलीराजपुर बखतगढ़ थाना शकतला चौकी पुलिस ने अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या। मृतक की पत्नी बर्दी का अजान रावत के साथ पिछले 2 सालों से अवैध प्रेम संबंध चल रहा था। आरोपी अमन रावत बढ़वाई कर बीमारी ठीक करने का काम करता था। बीमारी ठीक करने के बहाने अमन रावत का मृतक उदिया के घर आना जाना रहता था। 10 मई 2026 को जब उदिया की लाश सुबह खाट पर सोते वक्त मिला तो उसके काका धौलिया ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को जांच के दौरान मृतक के शरीर से लाल रंग चोट के निशान मिले। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच शुरू की। जांच में मालूम पड़ा कि बर्दी में अपने प्रेमी अजान और उसके सहयोगी राहुल के साथ मिलकर अपने ही पति की रस्सी से खींचकर हत्या कर दी। आरोपी पत्नी ने इसे सामान्य मौत दर्शाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी अजान और उसके सहयोगी राहुल सहित पत्नी बर्दी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बखतगढ़ में 10 मई 2026 को एक मर्ग रिपोर्टेड हुआ था कि उसमें ग्राम कोसारिया के एक व्यक्ति हैं उदय सिंह, जिनकी मृत्यु हो गई है। हमने जांच में पाया कि उदय सिंह की जो मृत्यु है वो गला घोटने से हुई है। जब उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया है कि उदय सिंह जो हैं वो सामान्यतः बीमार रहते थे, जिनका झाड़ फूक से इलाज करने अजन रावत आते थे, जो उनके गांव के ही हैं। तो इस दौरान उनका प्रेम संबंध उनकी पत्नी बड़ली बाई से हो गया, जिससे उन्होंने इसको उदय सिंह को की मृत्यु कर दी अपने भतीजे के साथ मिलकर। कितने आरोपी हैं सर टोटल? उसमें कुल 3 आरोपी हैं सर। सभी को माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में देर रात नशे की हालत में ट्रॉले के ड्राइवर ने तोड़े पुलिस बैरिकेड्स। चेकिंग से बचने के लिए भागा चालक। पुलिस की सतर्कता से एरोड्रम जैसा हादसा होते होते बचा। बम्बई बाजार में पुलिस ने रोका और लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर ट्रॉले की कांच फोड़ डाले। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में एक ट्रॉले चालक ने पुलिस चेकिंग के दौरान लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद चालक ट्रॉला लेकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने पीछा करते हुए बम्बई बाजार क्षेत्र में ट्रॉले को रोका। दरअसल आपको बता दें कि जहां गुस्साए लोगों ने वाहन की कांच फोड़ दी और चालक की जमकर पिटाई कर डाली। वहीं पुलिस ने बताया कि गंगवाल बस स्टैंड क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सड़क
पर स्टॉपर और बैरिकेड्स लगाए गए थे। इस दौरान ट्रॉले चालक ने नशे में तेज रफ्तार में बैरिकेड्स तोड़ दिए और वाहन लेकर जवाहर मार्ग की ओर भाग गया। घटना के बाद लोगों ने भी ट्रॉले का पीछा करना शुरू कर दिया। बम्बई बाजार इलाके में पुलिस ने FRV वाहन लगाकर ट्रॉले को रुकवाया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रॉले के कांच फोड़ दिए। पुलिस ने ट्रॉले को जब्त कर लिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार चालक शराब के नशे में था। घटना के दौरान ये अफवाह भी फैल गई थी कि ट्रॉले ने कई लोगों को टक्कर मारी। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। बहरहाल पुलिस और आम जनता की सतर्कता से एरोड्रम जैसा हादसा होते होते बच गया, वरना कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। देर रात एक घटना सामने आई जब एक कंटेनर, एक बड़ा कंटेनर जो HR 558141 नंबर का था और ये टैंकर जो कंटेनर बाहर से आया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये रास्ता भटक गया और जब इसको देर रात बॉम्बे बाज़ार के आसपास चेकिंग पॉइंट पर रोका गया, चेकिंग पॉइंट पर, तो ये वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ड्राइवर को जब चेक किया गया है तो ये नशे की हालत में था। नशे की हालत में ये तेज़ी से मतलब जो स्टॉपर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाते हुए भी आगे भागने का प्रयास किया, जिसमें वहाँ की जो पुलिस की टीम के द्वारा तत्परतापूर्वक इसको रोका गया और मौके से जब ये जो ड्राइवर वेद प्रकाश था, जब इसको चेक किया गया ब्रीथ एनालाइजर से, तो ये ड्रिंकन अवस्था में मिला है। पुलिस ने इस मामले में जो शासकीय कार्य में बाधा, इसके अलावा तेज़ गति व लापरवाही से चलाना और शराब पी करके वाहन चलाना, इन मामलों में इस एक अपराध पंजीबद्ध किया है। जो कंटेनर था इसको जब्त किया गया है, सीज किया गया और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। आम जनता ने वहाँ पर गाड़ी में तोड़फोड़ की किसके साथ में? हाँ, इसमें चूँकि एक बड़ी पुलिस की तत्परता से एक बड़ी जो दुर्घटना थी वो टल गई, कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों में आक्रोश ज़रूर आया था उस समय की, मतलब एक लापरवाही और तेज़ी से इतना वहाँ से निकला था, मतलब जो ऐसा एरिया जहाँ पे सामान्य रूप से भीड़ भाड़ रहती है। सर, एक ड्राइवर द्वारा तेज रफ्तार कंटेनर लेके और कुछ पब्लिक को भी टक्कर मारने की जानकारी दी थी। काफी घटना क्या बना? ये थाना क्षत्रियपुरा क्षेत्र की घटना है। पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार रात्रि में शहर में अलग अलग स्थानों पर जो है संवेदनशील स्थानों में एवं अन्य आउटर पॉइंट्स पर चेकिंग लगाई जाती है और इसी तारतम्य में क्षत्रियपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगवाल बस स्टैंड पर चेकिंग लगी हुई थी, जिस पर सब इंस्पेक्टर बिन्नी मैथ्यू तैनात थे और साथ में बल था। एक 18 चक्का वाहन जो हरियाणा पासिंग का था और जब इसे रोका गया और रोकने के पश्चात जब अल्कोहल टेस्ट इसका कराया गया और टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जब इसे रोकने का प्रयास किया तो ये नहीं रोका और ये धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बैरिकेडों को टक्कर मारते हुए ये आगे बढ़ गया। घटना की गंभीरता देखते हुए तत्काल जो वहाँ पर फोर्स मौजूद था उसने बाइक से इसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया ताकि इसे रोक सके और कोई गंभीर हादसा होने से रोका जा सके और लगातार सेट पे अगले पॉइंट्स को पॉइंट दिए जा रहे थे। जब आगे देखा गया कि राजमोहल्ला चौराहे से मुड़कर जवाहर मार्ग की ओर आगे बढ़ गया तो जब जवाहर मार्ग पर पूर्व से तैनात फोर्स जो बैरिकेड के साथ मुस्तैद था उसको इस पॉइंट के बारे में अवगत कराया गया और उनके द्वारा बैरिकेड लगाकर अपनी जान की बाजी लगाकर इस ट्रक को रोका गया और ट्रक और जो चालक है दोनों का भी रक्षा में लिया गया और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की एकमत अमली से एक बड़ा हादसा होने से रोका गया। चूँकि आउटर पॉइंट्स लगे रहते हैं और लगातार जो है राउंड द क्लॉक जिस समय नो एंट्री पॉइंट्स रहते हैं वहाँ आउटर पॉइंट्स लगे रहते हैं तो ऐसी संभावना कम रहती है कि बाहरी वाहन अंदर आ सके। और इसके अंदर कुछ लगेज भी था और किस रूट पे जाना था, इधर कैसे दूसरा सीट? ये जो है ये उड़ीसा की तरफ जा रहा था और भावनगर गुजरात से ये ट्रक चला था 12 तारीख पर उड़ीसा जा रहा था। वेद प्रकाश तिवारी ये मोतिहारी बिहार का रहने वाला है। इस तरह की इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।